हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी प्रिपरेशंस को बहुत ज़ोरदार तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। माई सेल्फ पीयूष पावा एंड आई एम हेयर विद द सब्जेक्ट ऑफ एडवांस बैंक मैनेजमेंट। एडवांस बैंक मैनेजमेंट में हम यूनिट वाइज एमसीक्यू सीरीज को कर रहे थे, जिसमें अभी तक हम 4 यूनिट को कर चुके हैं। एंड इन टूडेज क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व द एमसीक्यूज ऑफ यूनिट 5 विच इज़ योर टाइम सीरीज। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट मल्टीप्लिकेटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। तो देखिए, जो हमारी टाइम सीरीज होती है उसमें हमारे पास दो मॉडल होते हैं। पहला मॉडल होता है एडिटिव मॉडल एंड सेकंड मॉडल होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एडिटिव मॉडल में क्या होता है, सभी के सभी कंपोनेंट्स ऑफ द सीरीज जो होते हैं वो आपके ऐड किए जाते हैं, तो उसे हम कौन सा मॉडल कहते हैं, एडिटिव मॉडल। एंड मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में क्या होता है, जो सभी के सभी कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें हम आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। एंड हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे भी वही आपका आंसर बी लिखा हुआ है और उसके पीछे की वही सेम जो आपकी वो है रीजनिंग है कि इन अ टाइम सीरीज एनालिसिस अ मल्टीप्लिकेटिव मॉडल इज अ टेक्निक यूज टू डिकम्पोज अ टाइम सीरीज इनटू इट्स constituent component whether the where the observed data is expressed as the product of these components। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई किया जाता है उनको आपस में। एंड ये कैसे रिप्रेजेंट होता है, y इज इक्वल्स टू टू इन सॉरी टी इंटू एस इंटू आई, जहाँ पे आई है आपका इरेगुलर कॉम्पोनेंट, एस है आपका सीजनल कॉम्पोनेंट, टी है आपका ट्रेंड कॉम्पोनेंट और y है आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू एट दैट टाइम। Okay, now we will move on to the next question, which says, which of the following statements is not true? Which of the following statements is not true? Time series data, time series analysis is used to study data points collected over a period of time। ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। हम टाइम सीरीज एनालिसिस को कब यूज करते हैं, जब हमें डेटा पॉइंट्स जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कलेक्ट किए हैं उनको यूज करके हम क्या निकालते हैं, अपनी डेटा को एनालाइज करते हैं। एंड टाइम सीरीज डेटा में यही किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज टाइम सीरीज डेटा इज ऑलवेज कलेक्टेड एट इरेगुलर इंटरवल्स। ये आपका जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए था, यहाँ पे आपका होना चाहिए था रेगुलर। अगर ये रेगुलर होता, यहाँ पे ये कहता कि टाइम सीरीज डेटा जो है वो कलेक्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स है, तो ये आपका जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाता। लेकिन ये कह रहा है कि इरेगुलर है, हेंस जो आपका ये वाला ऑप्शन है वो इनकरेक्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि जब हम टाइम सीरीज में डेटा को एनालाइज करते हैं तो हमें रेगुलर इंटरवल्स पे अपना डेटा चाहिए होता है। अगर रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं है तो उससे देखिए क्या है, हमारे पास एक वो प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। वो प्रॉब्लम ये हो सकती है, लेट सपोज मैंने ईयर 1 का डेटा कलेक्ट किया, उसके बाद डायरेक्टली मैं ईयर 5 का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। अब ईयर 1 से लेकर ईयर 5 के बीच में हमारे पास 3 साल ऑलरेडी जा चुके हैं जिनका हमारे पास डेटा है ही नहीं। वो है ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। अब अगर हमें पैटर्न को नोटिस करना है तो हमें उसके लिए ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4 का भी डेटा चाहिए रहेगा, लेकिन वो तो हमारे पास है ही नहीं। तो अगर लेट सपोज हमारे पास ईयर 1 में जो था वो था 90 यूनिट्स एंड जो ईयर 5 है वो हो रहा है 40 यूनिट्स, तो यहाँ पे तो हम अगर हम डायरेक्टली ये पता लगाएं कि ईयर 1 में इतना था, 5 में इतना हो गया, तो ये तो हमारे लिए एक क्या बन रहा है, इरेगुलर कंपोनेंट बन रहा है। लेकिन अगर हमारे पास 2 और 3 और 4 का डेटा होता, लेट सपोज हमसे ईयर 2 कह रहा है 50, ईयर एंड ईयर 3 कह रहा है हमसे 52 एंड देन ईयर 3 हमसे क्या कह रहा है, सॉरी ईयर 4 हमसे कह रहा है 47। ये यूनिट्स के बारे में बता रहा है आपका ईयर 2, ईयर 3 एंड ईयर 4। तो इससे हमें एक ट्रेंड का पता चलेगा कि यस ये तो एक पास्ट ट्रेंड है डेटा का। तो इसलिए जो हमारे पास डेटा होता है, डेटा में हमें बहुत ही नेसेसरी है, क्या नेसेसिटी है हमारे लिए, कि हमें रेगुलर इंटरवल्स पे डेटा कलेक्ट करना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। And now we will move on to the next question, which says, which of the following statements is not correct? Okay. Seasonality in a time series refers to fluctuation that occur randomly without a fixed pattern। तो जो हमारे पास सीजनैलिटी होती है उसमें तो हमारा जो डेटा होता है वो फ्लक्चुएट क्यों करता है? वो फ्लक्चुएट इसलिए करता है क्योंकि हमारे पास अलग अलग सीजन्स में अलग अलग चीज़ों की डिमांड होती है। अगर मेरे पास एक स्वेटर है, उस स्वेटर की डिमांड विंटर सीजन में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू समर सीजन,
इसलिए जो सीजनैलिटी इन टाइम सीरीज होती है वो फ्लक्चुएशन बताती है, क्यों? ड्यू टू डिफरेंट वेदर्स एंड डिफरेंट डिमांड ओवर द पीरियड ऑफ ईयर। लेकिन जो विदाउट फिक्स्ड पैटर्न होता है वो सीजनैलिटी में नहीं होता, वो किस में होता है? हमारे इरेगुलर कंपोनेंट में होता है। तो ये तो आपका स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, साइक्लिंग वेरिएशंस इन द टाइम सीरीज आर प्रिडिक्टेबल लाइक सीजनल वेरिएशन। ये हमसे कह रहा है जो साइक्लिक वेरिएशन होते हैं वो प्रिडिक्टेबल होते हैं। ये भी आपका जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि जो साइक्लिक वेरिएशन होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, ऊपर फिर नीचे, फिर अचानक से बहुत ऊपर बहुत नीचे, फिर एकदम स्मूथ फिर नीचे। तो ये चलता रहता है हमारे साइक्लिक में। ये किसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया? ये मैंने आपको बताया बिजनेस साइकिल का एग्जाम्पल, कि एक बिजनेस जब इंट्रोड्यूस होता है तब वो अपने इंट्रोडक्शन फेज में धीरे धीरे ग्रोथ करता है। फिर एक पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब उसकी सिग्निफिकेंट ग्रोथ हो चुकी होती है, उसके बाद वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है कुछ समय के लिए। एंड देन जब और कॉम्पिटिटर्स मार्केट में आ जाते हैं, वो इसकी स्ट्रैटेजी को समझ जाते हैं एंड अच्छी स्ट्रैटेजीज को इंप्लीमेंट करते हैं, तो बिजनेस धीरे धीरे डाउन होने लगता है। ये आपका किसका एग्जाम्पल है? बिजनेस साइकिल का। अब इसमें हम ये नहीं बता सकते, एक हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एग्जैक्ट कि सीजनल वेरिएशन की तरह कब इसमें डिप आएगा और कब एकदम ये अपनी पीक पे जाएगा। तो ये कभी भी हम साइक्लिक वेरिएशन में कभी भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। हेंस जो आपका ये वाला स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज अ टाइम सीरीज मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज आइदर एन एडिटिव और एन मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ये आपका एकदम सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था कि हमारे पास दो मॉडल होते हैं। पहला होता है एडिटिव मॉडल, जिसमें हम सभी के सभी कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं, एंड दूसरा होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव मॉडल, जिसमें हम सभी के सभी कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ पर्टिकुलर वैल्यू विच इज यूज्ड टू एनालाइज द डेटा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेटमेंट करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा यही स्टेटमेंट हमने गलत फॉर्म कर दिया है, यहाँ पे इज आना चाहिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। ओके, irregular variations in a time series are caused by random और unexpected events। यही है आपका करेक्ट आंसर। जो हमारे irregular variations होते हैं वो कभी भी कोई एक unexpected event आ गया। लेट सपोज कि हमारी एक स्टेट है छोटा सा, एंड उस स्टेट में पर्टिकुलरली कैलकुलेटर की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है, बट ड्यू टू अर्थक्वेक और सुनामी और वट एवर नेचुरल कैलामिटी, वहाँ पे कोई एक नेचुरल कैलामिटी आती है एंड उसकी वजह से बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाता है, उनको रीलोकेट करना पड़ता है अपनी प्लेस की वजह से। अब जो हमारा 2000 लेट सपोज 2023 में हमारे पास 4 लाख कैलकुलेटर बिके। अब कैलेमिलिटी की आने की वजह से, नेचुरल कैलामिटी जो आई उसके आने की वजह से बहुत सारे लोगों को रीलोकेट करना पड़ा। अब रीलोकेट करने की वजह से क्या होगा? वहां पे लोग कम होंगे, लोग कम होंगे तो कैलकुलेटर की डिमांड जितनी पिछले साल थी उससे कम होगी। तो ये इरेगुलर वेरिएशन हुआ। क्यों? क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट आया, एक रैंडम इवेंट आया जिसकी किसी ने प्रिडिक्शन नहीं की थी, एंड उसकी वजह से जो हमारा इरेगुलर वेरिएशन था वो हमें टाइम सीरीज में दिख रहा है। एंड हेंस ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। Now we will move on to the next question which asks which of the following statements is not correct। हमें इसमें से incorrect statement को identify करना है। Okay. टाइम सीरीज एनालिसिस इज यूज्ड इन बैंकिंग फॉर क्रेडिट रिस्क असेसमेंट। ये तो आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। हम टाइम सीरीज एनालिसिस को यूज करते हैं क्रेडिट रिस्क असेसमेंट को। अब वो हम कैसे करते हैं? हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास कस्टमर आया है इसके लास्ट कुछ ईयर्स का परफॉर्मेंस कैसा है, जो इसने अमाउंट बोरो किया था क्या वो रिटर्न करता है, क्या इसकी जो डिपॉजिट्स हैं वो रेगुलर हैं, क्या इसकी जो बैंक अकाउंट में इनकम आ रही है वो रेगुलर है। एंड इन सभी चीज़ों को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं ये निकालने के लिए कि हमें क्या इस पर्सन को क्रेडिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो टाइम सीरीज एनालिसिस बैंकिंग में इस इन इन चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है, और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। सो जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? स्टॉक मार्केट प्राइसेस फॉलो अ परफेक्ट टाइम सीरीज पैटर्न दैट कैन बी प्रिडिक्टेड विद 100% एक्यूरेसी। ये है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वो क्यों है? क्योंकि स्टॉक मार्केट कभी भी हम 100% एक्यूरेसी से प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उसमें एक कभी भी पैटर्न होता ही नहीं है। वो तो हमारे किसे फॉलो करते हैं? इरेगुलर वेरिएशंस को फॉलो करते हैं। क्योंकि कोई भी छोटी सी भी कोई एक इंसिडेंट होता है वो डायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट को अफेक्ट करता है। वेदर इट इज, जब आपका देखिए अगर आप बजट अनाउंस होता है
तब जब हमारे गवर्नमेंट के वोटिंग के रिजल्ट्स आते हैं, तब जब हमारे किसी भी छोटी से छोटी इंसिडेंट से भी हमारा स्टॉक मार्केट जो है बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए वो कभी भी एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता। वो किस चीज को फॉलो करता है? इरेगुलर वेरिएशन को। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच आस्क्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब हमें करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। एक्सचेंज रेट फॉरकास्टिंग यूजिंग टाइम सीरीज मॉडल्स इज ऑलवेज प्रिसाइज। अब देखिए, जो हमारे एक्सचेंज रेट होते हैं, यानी $1 की वैल्यू कितने इंडियन रुपी है, ये हमारा क्या होता है? ये हमारा एक्सचेंज रेट होता है। अब एक्सचेंज रेट जो होता है, क्या हम उसे फॉरकास्ट कर सकते हैं टाइम सीरीज मॉडल को, और वो भी एकदम प्रिसाइसली जो हमने फॉरकास्ट किया? क्या वही एक्सचेंज रेट आ सकता है? नहीं। जो हमारा एक्सचेंज रेट होता है वो भी बिल्कुल स्टॉक मार्केट की तरह ही हमारा इन्फ्लुएंस होता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर। छोटा सा भी एक इंपोर्ट ऑर्डर हुआ कंट्री में, आपका जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज हो सकता है। जैसे ही आपको पता चला कि यूएस में किसकी गवर्नमेंट आई है, आपका एक्सचेंज रेट चेंज हो सकता है। कोई भी वॉर अगर हम देखते हैं, जैसे डिफरेंट डिफरेंट वॉर्स इस आज के टाइम पे कंट्रीज के बीच में हो रही है, कोई भी जियो पॉलिटिकल हमारा डिसीजन लिया जाता है, उन सबके बेसिस पे हमारा एक्सचेंज रेट भी डिसाइड होता है। तो आपका जो ये स्टेटमेंट है, ये एकदम इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम कभी भी प्रिसाइसली फॉरकास्ट कर ही नहीं सकते एक्सचेंज रेट को। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सीजनल वेरिएशंस इन बैंकिंग ट्रांजैक्शन आर इररेलेवेंट फॉर बिजनेस प्लानिंग। ये आपका एकदम इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती है ना, उसमें सीजन का बहुत ज्यादा महत्व है। अब वो कैसे? देखिए, जो हमारे पास रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में कभी भी कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट होता ही नहीं है। बहुत ही रेयर केस होता है कि रेनी सीजन में कोई हमारा बिजनेस स्टार्ट किया जाए। उसकी वजह से क्या होता है, जब हमारा बिजनेस कोई भी पर्सन स्टार्ट करता है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो बैंक लोन को एक सहारा बनाता है अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। अब अगर हमारा सीजनल वेरिएशंस की वजह से एक पर्टिकुलर सीजन में कोई हमारे पास लोन लेने आ ही नहीं रहा है बैंक के पास, तो वो तो हमारे लिए पूरी बिजनेस प्लानिंग को खराब कर देगा अगर हमने सीजनल वेरिएशंस को स्टडी नहीं किया है। इसलिए जो हमारे सीजनल वेरिएशंस भी होते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग, वो भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट होते हैं फॉर द बिजनेस प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजीज। ओके, now we will move on to the next statement, which is auto-regressive models use past values of same variable for forecasting. ये आपका ऑप्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि जो हमारे ऑटो रिग्रेसिव मॉडल होते हैं उसको हम यूज करते हैं क्या? पास्ट वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल को यूज करते हैं और उसका एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। उसका हम क्या बनाते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन। एंड उसके बेसिस पे हम अपने फ्यूचर वैल्यूज को फॉरकास्ट करते हैं। ये वाला जो आपका पार्ट है ऑटो रिग्रेसिव मॉडल, ये मैंने जब आपको इसकी कंसेप्चुअल सीरीज कराई थी, हमारे सभी के सभी एबीएम के यूनिट, सॉरी, एबीएम का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है एडवांस बैंक मैनेजमेंट का स्टैटिस्टिक्स, उसमें जब मैंने आपको ये सब पढ़ाया था, उसमें ये कवर किया गया था। एकदम लास्ट वाली स्लाइड में अगर आप उसको रेफर करेंगे उस वीडियो के लास्ट पार्ट को, तो वहां पे आपको मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ाया था, जिसमें हमारे पास 3 मॉडल्स होते हैं एनालिसिस के। ऑटो रिग्रेसिव मॉडल उसमें से एक होता है, आप उसे भी रेफर कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। Okay, now we will move on to the next question, which says which of the following statements is correct। अब हमें यहाँ पे क्या करना है? अपना करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड इन अ टाइम सीरीज रिप्रेजेंट्स शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन। नहीं। अगर हमारा जो ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब क्या होता है? जो कुछ पर्टिकुलर ईयर से, पास्ट ईयर से एक ही तरीके का ट्रेंड फॉलो हो रहा है। लेट सपोज हमारे पास ईयर 1 में जो डिमांड थी वो 10 थी, ईयर 2 में डिमांड हुई वो 15 हुई, ईयर 3 में जो डिमांड हुई वो हो गई 21। तो क्या इसे हम ट्रेंड कहेंगे? नहीं कहेंगे। जब तक ये ईयर 4, ईयर 5 और ईयर 6 में ये डिमांड ऐसे ही बढ़ती ना जाए, तब तक हम इसे एक ट्रेंड नहीं कह सकते हैं। हेंस जो आपका पहला स्टेटमेंट है वो तो है इनकरेक्ट। ओके, सेकंड स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है? सीजनल वेरिएशंस अकर ओवर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। नहीं। जो हमारे सीजनल वेरिएशन होते हैं वो एक ही साल में होते हैं। क्यों? एक ही साल में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स होते हैं ना, तो उसी में हमें ये क्या करना होता है? पैटर्न को आइडेंटिफाई करना होता है। हेंस आपका ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है इन इरेगुलर कंपोनेंट्स इन अ टाइम सीरीज आर प्रिडिक्टेबल। नहीं। अगर हम उन्हें प्रिडिक्ट कर पाते तो वो इरेगुलर होते ही क्यों? इरेगुलर कंपोनेंट्स तो वो होते हैं जो किसी सडन इवेंट की वजह से, किसी अनप्रिडिक्टेड इवेंट की वजह से टाइम सीरीज में जो डिफरेंस क्रिएट करते हैं उसे कहते हैं इरेगुलर कंपोनेंट। तो वो तो प्रिडिक्टेबल होते ही नहीं है। तो आपका बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, एंड यही है आपका करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है?
Okay. The first statement says decomposition of a time series involves separating it into trend, seasonality and income. इरेगुलर कंपोनेंट, यही आपका करेक्ट आंसर। क्यों? ये चीज हमने पढ़ी भी थी जब हम डीसीजनलाइज सेल्स वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसमें हम सीजनल इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं। वहां पे हमने ये चीज पढ़ी थी कि सीजनल इंडेक्स को हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि हम ये पता लगा पाए कि कौन सा हमारा पर्टिकुलर टाइम सीरीज का एक ट्रेंड है, कौन सा पर्टिकुलर सीजनल वेरिएशंस की वजह से हमारे टाइम सीरीज में इफेक्ट आ रहा है, एंड कौन से पर्टिकुलर कंपोनेंट्स की वजह से हमारा इरेगुलर कंपोनेंट जो है वो इफेक्ट हो रहा है। तो टाइम सीरीज में जो हम डिकम्पोजिशन करते हैं वो इसीलिए करते हैं ताकि हम सेपरेट कर पाए कि ट्रेंड की वजह से कौन सी वैल्यूज आई हैं, कौन सी वैल्यूज सीजनैलिटी फैक्टर की वजह से आई हैं, एंड कौन सी वैल्यूज इरेगुलर कंपोनेंट की वजह से आई हैं। हेंस ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अब ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल आया है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट्स द सेल्स ऑफ अ कंपनी ओवर 5 years इन मिलियन ऑफ यूनिट्स। ओके, ईयर 1 में 20 यूनिट्स थी, ईयर 2 में 25 थी, ईयर 3 में 30 थी, ईयर 4 में 35 थी, ईयर 5 में 40 थी। तो व्हाट इज द ट्रेंड फॉर दिस टाइम यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर मेथड को यूज करना है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे बना लेते हैं हमारी टेबल। सबसे पहले आएगा हमारे पास टेबल में क्या होता है, टाइम। ये हमने जब कॉन्सेप्चुअल सीरीज करी थी वहां पे मैंने आपको इसका एग्जाम्पल कराया था, तो अब हम उसी तरीके का एग्जाम्पल यहाँ पे करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉलम क्या होता है, टाइम का, जिसे हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास कौन सा होता है, नंबर ऑफ यूनिट्स का, यूनिट्स जिसे हम वाई से डिनोट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉलम आता है एक्स का। नेक्स्ट कॉलम हमारे पास क्या होता है, एक्स का। और एक्स कैसे कैलकुलेट होता है, एम माइनस टी, जो मीन आता है टाइम का, उसमें से टी को माइनस करते हैं, उससे हमारे पास निकल कर आता है एक्स। देन हम कैलकुलेट करते हैं एक्स वाई, एंड देन हम कैलकुलेट करते हैं एक्स स्क्वायर। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पे अपने कॉलम्स को फिल कर लेते हैं। तो देखिए टी क्या है, 1 2 3 4 5। तो टी है आपका 1 2 3 4 एंड देन 5। यूनिट्स आपके पास कितनी है, 20 25 30 35 40। 20 25 30 35 एंड देन 40। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले इसका मीन निकालना है। किसका मीन निकालना है, टी का मीन निकालना है। तो हम समेशन ऑफ टी निकाल लेंगे सबसे पहले। सबसे पहले आएगा हमारे पास समेशन ऑफ टी, वो कितना है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। वो हो गया आपके पास 15। अब देखिए तो हमारे पास एम कैसे आएगा, एम आएगा समेशन ऑफ टी डिवाइडेड बाय एन, 15 डिवाइडेड बाय 5। क्यों? क्योंकि हमारे पास 5 years का डेटा है, तो हमारे पास एन हो जाएगा 5। तो ये आ गया आपके पास 3। एम की वैल्यू हो गई 3। सिमिलरली वाई बार की वैल्यू भी हम निकाल लेंगे। वाई बार की वैल्यू कैसे निकलेगी, समेशन ऑफ वाई निकालेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले वो कितना आएगा, 20 + 25 + 30 + 35 + 40 डिवाइडेड बाय 5। तो ये सॉरी, ये तो हमारे पास पहले आ गया 150। क्यों? क्योंकि 20 + 25 + 30 + 35 + 40 ये होता है हमारे पास 150। सो वाई बार क्या आएगा हमारा, वाई बार भी आ जाएगा समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाय एन, जो कि कितना है 150 डिवाइडेड बाय 5, जो कि हो गया 30। ओके, अब देखिए एक्स कैसे कैलकुलेट होगा, एम माइनस टी से। एक्स कैसे कैलकुलेट होगा, एम माइनस टी से। तो एम हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एम है हमारा 3। तो 1 - 3 कितना होता है, -2। 2 - 3 कितना होता है, -1। 3 - 3 कितना होता है, 0। 4 - 3 होता है 1। 5 - 3 होता है 2। अब हमें निकालना है एक्स वाई। एक्स वाई यानी इन दोनों कॉलम्स को हमें करना है मल्टीप्लाई। सो 20 × -2 ये हो गया -40। 25 × -1 ये हो गया -25। 0 × 30 तो 0 ही होगा। 35 × 1 होगा 35। 40 × 2 होगा 80। तो हमारे पास जो समेशन एक्स वाई है वो कितना आएगा, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 80 + 35 - 25 - 40, ये आपका निकल कर आ गया 50। अब हमें कैलकुलेट करना है क्या, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा,
-2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। सो अब हम यहाँ पे समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, वो कितना आ गया 4 + 1 + 1 + 4, वो हो गया हमारे पास 10। तो अब देखिए जो हमारे पास लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है उसमें हमें क्या निकालनी होती है, उसमें हमें कैलकुलेट करनी होती है हमारी इक्वेशन। वो इक्वेशन हमारी क्या होती है, वो इक्वेशन हमारी होती है वाई कैप इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब इसमें ए कैसे कैलकुलेट होता है, ए होता है वाई बार के इक्वल्स, वाई बार कितना है हमारा 30। बी कैसे निकलता है, बी निकलता है समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये कितना आएगा, समेशन ऑफ एक्स वाई है आपके पास 50 और ये है 10। सो 50 डिवाइडेड बाय 10, ये आपके पास कितना आ गया 5। तो जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, वाई कैप इज इक्वल्स टू 30 प्लस 5x। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सॉरी, इसमें हम एक और चीज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे ये हमारे पास क्या निकल गया, वाई कैप इज इक्वल्स टू 30 + 50x, ये हमारे पास इस तरीके से निकल गया। अब देखिए अगर लेट सपोज हमारे पास जो डेटा है हमें ये निकालना है कि 7th ईयर में कितने यूनिट की सेल होगी, 7th ईयर में कितने यूनिट की सेल होगी। तो अगर वो 7th ईयर है तो उसके लिए x कैसे निकलेगा, x निकलेगा 7 - 3, वो हो गया 4। तो 7th ईयर की सेल के लिए कैसे आएगा, वाई कैप इज इक्वल्स टू 30 + 5 × 4। तो ये क्या है, कैसा आएगा 30 + 20, 30 + 20 कितना होता है 50। तो यहाँ पे 50 यूनिट्स की हमारी सेल्स होगी अगर हमें 7th ईयर के लिए डेटा निकालना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बन सकता है कि आपको ये इक्वेशन आपको पहले निकालनी होगी, उसके बाद आपसे डेटा जो गिवन था उसके बाद आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि 7th ईयर में कितने यूनिट्स की सेल होगी इस मॉडल के अकॉर्डिंग, आप वो बताइए। तो आप वो इसे इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। यही सेम चीज़ मैंने आपको कब सिखाई थी, जब हमने कंसेप्चुअल सीरीज की थी। एंड इसमें आपको ऑप्शंस नहीं गिवन है क्योंकि जो आपके रिसेंट एग्जाम्स हैं उसमें आपको ऑप्शंस नहीं गिवन होते हैं, आपको डायरेक्टली आंसर मेंशन करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो ये उसी तरीके का एक एग्जांपल था। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपसे क्या कह रहा है, टाइम सीरीज हैज फॉलोइंग सीजनल इंडेक्स। जो स्प्रिंग हमारा सीजन होता है उसका 1.2 है सीजनल इंडेक्स, समर का है 1.5, ऑटम का है 0.8 और विंटर का है 1.0। तो हमें डी सीजनलाइज्ड वैल्यू निकालनी है विंटर सीजन के लिए। अगर एक्चुअल वैल्यू कितनी है 150, तो हम डी सीजनलाइज्ड वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक सेकेंड। ओके, हम कैसे निकालेंगे डी सीजनलाइज्ड वैल्यू, वो हम निकालते हैं एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय सीजनल इंडेक्स। तो एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी है 150 और सीजनल इंडेक्स कितना है विंटर का, वो है 1। तो 150 डिवाइडेड बाय 1 150 होता है। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपसे पूछ रहा है इन अ टाइम सीरीज इफ टोटल ऑफ seasonal indices is 600 and there are 4 seasons, तो एवरेज सीजनल इंडेक्स क्या होगा। एवरेज कैसे निकलता है, एवरेज निकलेगा हमारा 600 डिवाइडेड बाय 4, वो कितना होगा 150। हेंस ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड विद दिस क्वेश्चन आज की जो हमारी क्लास है वो यहीं पे एंड होती है। आप आई होप आपको आज का पूरा सेशन समझ आया होगा, आपके सभी के सभी एमसीक्यूज बने होंगे। अगर आपको किसी भी एमसीक्यू में डाउट आ रहा है सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ एक बार कंसेप्चुअल सीरीज को ज़रूर रेफर करें, उसमें इन सभी चीज़ों को और डिटेल में कवर किया गया था।